नमस्कार। कैंसर विज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी सर्वाइकल कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, ये ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट के अंदर फीमेल्स के अंदर एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया इस ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे पहले इस ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। पहला फैक्ट ये है कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर फीमेल में यानी कि महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। यानी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो इससे जस्ट पहले पढ़ा था अपन ने सर्वाइकल कार्सिनोमा या सर्विक्स का कैंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड के अंदर या विश्व की महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर या मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो आंसर हम देंगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा फैक्ट यह है कि इंडिया और वर्ल्ड के अंदर फीमेल की डेथ अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के कैंसर से सबसे ज्यादा होती है, यानी कि कौन सा ऐसा कैंसर है जिसकी डेथ रेट फीमेल के लिए इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर फीमेल कैंसर की वजह से मर रही है तो कौन से कैंसर की डेथ रेट ज्यादा है या किस कैंसर की वजह से महिलाओं की मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है, तब हम आंसर देंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की डेथ रेट सबसे ज्यादा है इंडिया और वर्ल्ड के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से फीमेल की डेथ सबसे ज्यादा। ओवरऑल डेथ की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैंसर से, कि इंडिया में और वर्ल्ड में अगर फीमेल की कैंसर से डेथ हो रही है तो कौन से कैंसर से सबसे ज्यादा डेथ होती है, तो आंसर जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं यहां पर अपने को। वर्ल्ड की फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जिस कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा फीमेल की डेथ होती है वो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको याद रह जाएंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद में देखिए, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रोसेस है हमारा पढ़ने का। सबसे पहले हम डिसऑर्डर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, और अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिफाइन करना चाहे तो अपन लिखेंगे इसके अंदर मैलिग्नेंट ग्रोथ, यानी कि मैलिग्नेंट ग्रोथ को ही हम कैंसर कहते हैं। और ये ग्रोथ कहां होनी? एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के एपिथेलियल टिश्यू में मैलिग्नेंट ग्रोथ जो होती है उसी को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? कार्सिनोमा। तो हम कह सकते हैं ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा या कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कार्सिनोमा या कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट क्या है कि ब्रेस्ट का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर मैलिग्नेंट ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, या उसके अंदर मैलिग्नेंट ग्रोथ होना ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। अगर हम बात करें यहां पर ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स की, कि ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप का होता है, तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है पहला नॉन इन्वेजिव। और इसको अपन ने सर्वाइकल कैंसर में भी डिस्कस किया था कि जब तक इन्वेजन नहीं हो तब तक वो कैंसर नहीं कहलाता है, वो कार्सिनोमा इन सीटू कहलाता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है नॉन इन्वेजिव और सेकंड लिखा हुआ है इन्वेजिव। जब कैंसर इन्वेजन शो करने लग जाए आसपास में, जब ये टिश्यू या ट्यूमर फैलने लग जाए सराउंडिंग टिश्यू में और इन्वेजन और मेटास्टेसिस आ जाए, तब तो वो कहलाता है मैलिग्नेंसी या कैंसर। और जब तक आसपास में नहीं फैलता है एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर और बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, तब तक वो कहलाता है कार्सिनोमा इन सीटू। अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स लिखे हैं, इधर एक लिखा है नॉन इन्वेजिव और एक लिखा है इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब है अभी तक एपिथेलियल टिश्यू की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं हुई है, सिर्फ उसके अंदर सेल्स में मैलिग्नेंट चेंज हुए हैं। और जो नॉन इन्वेजिव होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला लिखा है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू
और दूसरा लिखा है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। इनको अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहला नाम याद रखिएगा। नॉन इन्वेजिव दो प्रकार के होते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। जबकि जो एग्जैक्टली जो कार्सिनोमा है ब्रेस्ट का, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है डक्टल ब्रेस्ट कैंसर, और जो ये रेड करके इधर लिखा हुआ है इसका मतलब जो मोस्ट कॉमन है, इन चारों में से सबसे जो कॉमन होता है मोस्टली वो होता है डक्टल ब्रेस्ट कैंसर या डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। और एक होता है इसके अंदर इन्वेजिव में लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर या लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इन चारों की बात करें, नॉन इन्वेजिव में दो है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। इन्वेजिव में दो है, डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूलर कार्सिनोमा। इनमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन होता है डक्टल ब्रेस्ट कैंसर या डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। अब अगर हम इनको समझना चाहें कि ये होते क्या है डक्टल और लोब्यूलर, तो अपने को ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। और अगर हम ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर के ब्याह पे इसको समझने की कोशिश करें तो देखिएगा यहां पर ये साइड व्यू है, ये क्या है, लेटरल व्यू। इस प्रकार से खड़े हैं और साइड से अपन इसका इमेज देख रहे हैं, और ये इसका फ्रंट व्यू है, आगे से हम देख रहे हैं। आगे से आप देखेंगे तो ये मान लीजिए दिखाई दे रहा होगा आपको एरियोला, और एरियोला के बिल्कुल मिडल में यहां पे ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 डायमेंशनली अगर अपन देखें तो इसको कहेंगे निपल। यहां पर आपको इस प्रकार के पाउच दिख रहे हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये जो इस प्रकार के पाउच यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पाउच को कहा जाता है लोब। इनको क्या नाम देते हैं, लोब। ये जो पाउच यहां पे दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल या लोब। और इन पाउच के अंदर अगर अपन बात करें तो किसका प्रोडक्शन होता है, तो हम आंसर कहेंगे कि इन पाउच के अंदर ब्रेस्ट मिल्क का, इसके अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यानी कि ये किससे भरे होते हैं, ये लोब्यूल मिल्क से। लोब्यूल में क्या भरा रहता है, मिल्क भरा रहता है। क्लियर है, इन लोब्यूल में क्या भरा रहता है, मिल्क। अब इस मिल्क को है तो इस मिल्क को कहां पर लेके जाना है, निप्पल तक लेके जाना है। तो यहां पर इनके द्वारा बनाए जाने वाले मिल्क को यहां पर निप्पल तक लाने के लिए यहां पर छोटी छोटी, ये देखिएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो यहां पर छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इन्हीं को कहा जाता है डक्ट। इनको क्या कहा जाता है, डक्ट कहा जाता है, जो कि मिल्क को लेकर के आती है डक्ट कहां पर, निप्पल तक। तो अपन कह सकते हैं, देखिएगा ये ब्रेस्ट का अपन फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यहां पर ये डार्क एरिया है, इस डार्क एरिया को अपन ने नाम दिया है एरियोला। एरियोला के बिल्कुल मिडल में ये जो पार्ट है इसको अपन ने नाम दिया है निप्पल। साइड में यहां पर ये छोटे छोटे पाउच दिख रहे हैं, इनको अपन ने नाम दिया है लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और लोब्यूल में बनने वाले मिल्क को निप्पल तक लेके आने के लिए ये जो छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इस निप्पल तक इस मिल्क को लेके आएगी, दूध को लेकर के आएगी। यहां पर ये छोटी छोटी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहां पर ये डक्ट जो स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं डक्ट। अगर हम इसका लेटरल व्यू देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट तो है निप्पल, ये वाला पार्ट यहां पर आगे की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये तो है निप्पल। इस निप्पल के पास में देखेंगे यहां पर हल्का सा गहरा कलर है, ये वाला कलर है यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये है एरियोला। निप्पल के जस्ट पास में गहरा कलर है, ये गहरा कलर क्या कहलाता है, एरियोला कहलाता है। उसके बाद में देखें ये पूरा ब्रेस्ट है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, कंप्लीट ब्रेस्ट है। इस ब्रेस्ट के अंदर यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको छोटे छोटे पाउच दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार के जो ये पाउच दिखाई दे रहे हैं, यहां पे भी ये पाउच है, इधर भी ये पाउच है, जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये वाले जो पाउच है जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इन पाउच को हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं। इन लोब्यूल के अंदर किसका प्रोडक्शन होगा, तो हम आंसर देंगे कि इन लोब्यूल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इनके अंदर किसका प्रोडक्शन होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। हमें पता है इन लोब्यूल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस लोब्यूल में से जो मिल्क है उसको हमें निप्पल तक लेके जाना है। और अगर हमें इस मिल्क को निप्पल तक लेके जाना है तो छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, तभी तो ये यहाँ बनने वाला लोब्यूल में जो मिल्क है वो ये मिल्क यहां से निकल करके इस कहां पर आएगा, निप्पल तक आएगा। इस मिल्क को निप्पल तक लाने के लिए यहां पर आप अगर देखेंगे ढंग से
तो ये देखो छोटी छोटी यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इस मिल्क को यहाँ पर कैरी आउट करके कहाँ तक लाएगी, इस निप्पल तक लाने का काम करेगी। और ये जो यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ से मिल्क को लेकर के कहाँ पर आएगी, आगे की ओर लेकर आएगी और कहाँ लाएगी, निप्पल तक लाने का काम करेगी। तो लोब्यूल में बनने वाले मिल्क को निप्पल तक लाने के लिए जो ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डक्ट। जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है लोब्यूल। आगे की ओर ये स्ट्रक्चर है कहलाती है निप्पल, और निप्पल के पास गहरा कलर यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है एरियोला दिखाई दे रहा है। ये तो है ब्रेस्ट की एक स्ट्रक्चर अपन ने देखी है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका लेटरल व्यू है। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो ग्रीन कलर में हम दिखा रहे हैं ये लोब्यूल है जिनके अंदर ये मिल्क भरा हुआ है, और इन लोब्यूल में बनने वाले मिल्क को यहां पर ये लेकर के आने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डक्ट कहलाती है। और जहां पर ये डक्ट आकर के ओपन होती है वो उस एरिया जहां पर अपन देख रहे हैं ये निप्पल है, निप्पल के आसपास का डार्क जोन है उसको हमने एरियोला नाम दिया है। साइड से भी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर पीछे की ओर ये टिश्यू है एडिपोज टिश्यू जिसको अपन ने लिखा है फैट, और इसके बैक साइड में यहाँ पर पेक्टोरस मसल होती है। उसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो यहाँ पर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, लोब्यूल कहलाते हैं। और मिल्क यहाँ से आगे ट्रेवल करता है निप्पल तक जिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, उन्हीं को हमने नाम दिया है डक्ट। अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसको अपन ने नाम दिया है निप्पल, और निप्पल के पास वाला एरिया कहलाता है एरियोला। यहां तक क्लियर है क्या? अब हम समझे, हम यहां पर बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की, या अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की। तो पहले इसके टाइप्स के अंदर अपन ने लिखा है वहां पर नॉन इन्वेजिव। इसके टाइप्स के अंदर अपन बात करें तो अपन ने दो टाइप के ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो अपन ने एक पहला लिखा है नॉन इन्वेजिव, और दूसरा अपन ने लिखा है वहां टाइप्स के अंदर इन्वेजिव। इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का मतलब तो आपको समझ में आ गया। इन्वेजिव का मतलब वो कार्सिनोमा जो आसपास के टिश्यू में फैलता हो, आसपास के टिश्यू के अंदर इनफिल्ट्रेट करता हो। और हमें पता है कैंसर अपन एपिथेलियल टिश्यू का जब ही कहेंगे जब उसके अंदर आसपास के टिश्यू में फैलने की प्रॉपर्टी या इन्वेजन के प्रॉपर्टी हो और एक जगह से दूसरी जगह फैलने की प्रॉपर्टी रखता हो, तो ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी वाला कैंसर, उसको अपन कार्सिनोमा कहते हैं। अगर अपन बात करें कोई भी ट्यूमर बिनाइन और मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट तब होगा जब वो आसपास के टिश्यू में फैलने की क्षमता रखता हो, यानी कि इन्वेजन की क्षमता रखता हो, या फिर एक जगह से दूसरी जगह फैलने की क्षमता रखता हो या कैपेबिलिटी रखता हो, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इन्वेजन होगा या इन्वेजिव होगा तभी वो एग्जैक्टली क्या है, कार्सिनोमा है या कैंसर है। और एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा कहलाता है। जब तक वो आसपास के टिश्यू में फैलेगा नहीं तब तक वो नॉन इन्वेजिव है, और जब तक वो नॉन इन्वेजिव है वो कार्सिनोमा नहीं है। कार्सिनोमा से जस्ट पहले की कंडीशन है जिसको हमने लिखा है कार्सिनोमा इन सीटू। तो यहां देखिए लिखा हुआ है कार्सिनोमा इन सीटू। नॉन इन्वेजिव में हम कार्सिनोमा इन सीटू के बारे में बात करेंगे। इधर देखिए, अगर हम बात करें ये नॉन इन्वेजिव कहां कहां हो सकता है, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो छोटे छोटे लोब्यूल है, इन लोब्यूल के अंदर भी अगर अपन बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। इन लोब्यूल के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, और आगे की ओर इसमें बनने वाले मिल्क को ले जाने के लिए जो ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने नाम दिया है डक्ट। मान लीजिए अपन यहां पर एक डक्ट की बात कर रहे हैं। अगर अपन बात करें कि इस लोब्यूल के अंदर भी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, और दूसरा ये जो मिल्क लेकर के आने वाली डक्ट है, इस डक्ट के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। अब किसी भी प्रकार से कार्सिनोजेंस का यहां पर एक्सपोजर हुआ और उस कार्सिनोजेंस ने या कैंसर कोज करने वाले एजेंट ने इस एपिथेलियल लाइनिंग का अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन करवाना शुरू कर दिया, या फिर इस डक्ट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू का अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन शुरू हो गया है, यहां पर रैपिड ग्रोथ होना शुरू हो गई है। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ होना शुरू हुई है लेकिन इनिशियली उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी, और जब तक बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी तब तक ये आसपास के टिश्यू के अंदर फैलेगा नहीं, यानी कि इन्वेड नहीं होगा। और जब तक ये इन्वेड नहीं करेगा या आसपास में फैलेगा नहीं तब तक ये कहलाएगा नॉन इन्वेजिव।
और हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर या कार्सिनोमा होने के लिए आसपास में फैलना जरूरी है, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये फैल नहीं रहा है, और नहीं फैल रहा है तो नॉन इन्वेजिव लिखा है। और अपने को पता है कि कार्सिनोमा से जस्ट पहले की कंडीशन जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, रप्चर नहीं होती है, और वो जब तक फैलता नहीं है तब तक वो कार्सिनोमा ना होकर के उससे पहले वाली कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू। अब यहां पर देखिए, अगर कार्सिनोमा इन सीटू वाली कंडीशन इस लोब्यूल के अंदर डेवलप हो रही है तो हम उसको नाम दे सकते हैं लोब्यूलार। हम उसको क्या नाम देंगे? लोब्यूलार कार्सिनोमा इन सीटू। क्लियर है? यानी कि नॉन इन्वेजिव जो अपन पढ़ रहे हैं उस नॉन इन्वेजिव का पहला टाइप अपन ने डिस्कस किया है लोब्यूलार कार्सिनोमा इन सीटू। और दूसरा अगर अपन बात करें, ये डक्ट है, इस डक्ट के अंदर अगर ओवरग्रोथ हो रही है और ओवरग्रोथ होने के बावजूद भी ये आसपास के जगह या आसपास के जो टिश्यू है उसमें अभी तक फैला नहीं है, क्योंकि अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है। और जब तक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी या आसपास में फैलेगा नहीं, तब तक ये कार्सिनोमा ना होकर के उससे पहले वाली स्टेट है जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू, उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। और अगर अपन बात करें ये कार्सिनोमा इन सीटू लोब्यूल में हो रहा है या डक्ट में हो रहा है, तो हम कहेंगे डक्ट में हो रहा है, इसलिए इसके लिए वर्ड हम काम में लेंगे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। क्या मैं आपको कह सकता हूं कि नॉन इन्वेजिव जो कि कार्सिनोमा इन सीटू कहलाता है, दो प्रकार का होता है। अगर वो लोब्यूल में हो रहा हो तो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू कहलाएगा, और अगर वो इस डक्ट में हो रहा हो तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कहलाएगा। सेम अब अगर अपन बात करें इन्वेजिव, इन्वेजिव का मतलब होता है कि ट्यूमर की साइज, मान लीजिए यहां पर ये लोब्यूल की बात कर रहे हैं, इस लोब्यूल के अंदर मैलिग्नेंट ग्रोथ होने लग गई है और एपिथेलियल टिश्यू यहां पर अबनॉर्मल प्रोलिफेरेट करते करते आसपास के टिश्यू में फैलने लग गया है। आसपास के टिश्यू में फैलने का मतलब वो आसपास के टिश्यू में क्या करने लग गया है? इन्वेड करने लग गया है। और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और ये एपिथेलियल टिश्यू में जो मैलिग्नेंट ग्रोथ हुई है ये आसपास के टिश्यू में फैलने लग जाए तो वो कार्सिनोमा इन सीटू से आगे बढ़ करके किस में चेंज हो जाता है? हम कहेंगे वो कार्सिनोमा या एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर में चेंज हो जाता है। अब अगर ये कार्सिनोमा डेवलप हो रहा हो इन लोब्यूल में तो उसको हम कहेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो एक तो हो गया लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, और दूसरा अगर अपन बात करें, मान लीजिए वहां डेवलप ना होकर के ये मिल्क को लेकर के आने वाली जो डक्ट है, इस डक्ट के अंदर की जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है अगर उसमें ओवरग्रोथ हो जाए और उसमें ओवरग्रोथ होकर के इसका ट्यूमर आसपास के टिश्यू में इन्वेड होने लग जाए या फैलने लग जाए तो ये भी क्या बन जाएगा? कार्सिनोमा। अगर हम बात करें इसको हम क्या नाम दें तो इसको हम नाम देंगे कार्सिनोमा। आप बताएं ये कार्सिनोमा डक्ट का है या लोब्यूल का? अपन बात करें तो ये कार्सिनोमा किसका है? डक्ट का। इसलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? तो आंसर आप देंगे कि इसको हम डक्टल कार्सिनोमा दे सकते हैं। अगर हम बात करें डक्टल कार्सिनोमा तो जितने भी अपन ने यहाँ पे टाइप डिस्कस किए हैं इन चारों टाइप में होने वाला मोस्ट कॉमन जो है वो है डक्टल कार्सिनोमा। बात समझ में आई? फिर से देखिएगा, हम ब्रेस्ट कैंसर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वर्ल्ड की फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा अपन ने बात की कि भारत और विश्व की महिलाओं में अगर अपन बात करें कैंसर की वजह से अगर डेथ की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर की डेथ रेट होती है वो हाईएस्ट होती है। यानी कि कैंसर की वजह से अगर महिलाएं मर रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से भारत में और विश्व में सबसे ज्यादा महिलाएं मर रही है। सिर्फ कैंसर की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल नहीं कर रहे हैं कि किस कैंसर की वजह से महिलाओं की मृत्यु भारत और विश्व में सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा पॉइंट कि ये वर्ल्ड की फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। फिर अपन ने बात की कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी मैलिग्नेंट ग्रोथ या उसका कैंसर है, और एपिथेलियल टिश्यू का जब कैंसर होता है तो उसके लिए वर्ड हम काम में लेते हैं कार्सिनोमा। यानी कि इसको हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा या कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कह सकते हैं। जब ये कैंसर डेवलप होता है तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये दो जगह हो सकता है। ये ब्रेस्ट के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो लोब्यूल है जहां पर मिल्क प्रोडक्शन होकर के मिल्क स्टोर होता है, इन छोटे छोटे लोब्यूल में हो सकता है, और लोब्यूल में होगा तो कहलाएगा लोब्यूलर।
या फिर वहां से लोब्यूल से मिल्क निपल तक लाने वाली छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम डक्ट कहते हैं, और अगर इन डक्ट में हो जाए तो वो कहलाएगा डक्टल। अब मान लीजिए एक फीमेल थी जिसके इस लोब्यूल में यहां पर ग्रोथ होना शुरू हो गई, लेकिन इनिशियली जब ग्रोथ होती है तो इनिशियली जल्दी उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी, और जब तक बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी तब तक वो आसपास में इन्वेड नहीं होगा। इन्वेजन जब तक नहीं होगा वो नॉन इन्वेजिव कहलाएगा। अब नॉन इन्वेजिव है और आसपास में नहीं फैल रहा है, इसका मतलब वो कैंसर से जस्ट पहले की स्टेट है जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। और अगर वो कंडीशन इस लोब्यूल में डेवलप हो रही है तो वो कहलाएगा लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू, और अगर वो कंडीशन इस डक्ट में डेवलप हो रही है तो वो कहलाएगा डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। अब ये जैसे कंडीशन को यहां पर आपने ट्रीट नहीं किया, ठीक नहीं किया, और ये ग्रोथ बढ़ती गई तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ट्यूमर बड़ा होता जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, और जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटेगी ये आसपास में फैलने लग जाएगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह भी फैलने लग जाएगा। यानी कि अब इसमें इन्वेजन भी आ जाएगा और मेटास्टेसिस भी आ जाएगा। और हमें पता है कि ऐसा ट्यूमर जिसमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस आ जाए वो एपिथेलियल टिश्यू का जो ट्यूमर होता है उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। यानी कि कार्सिनोमा इन सीटू वाली कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो आगे जाकर के कैंसर के रूप में या कार्सिनोमा के रूप में डेवलप हो जाती है। ये चीज पहले से क्लियर है। अब अगर ये कंडीशन इस लोब्यूल में डेवलप हो रही है तो इसको हम नाम देंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा, और अगर ये कंडीशन इस मिल्क लाने वाली डक्ट में डेवलप हो रही है तो इसको हम कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा। और ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं इनमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है डक्टल कार्सिनोमा। आई थिंक यहां तक की बात क्लियर समझ में आ गई है आपको। ये टाइप्स की बात की, नॉन इन्वेजिव जिसमें डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। इन्वेजिव जो एक्चुअल में ब्रेस्ट कार्सिनोमा है उसमें डक्टल ब्रेस्ट या डक्टल ब्रेस्ट का कैंसर और लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर। इसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है वो डक्टल ब्रेस्ट कैंसर या डक्टल कार्सिनोमा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन ने लिखा है रिस्क फैक्टर। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो किसी फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। इसमें वैसे तो वो सारे कार्सिनोजेंस हो सकते हैं रिस्क फैक्टर में, जो अपन ने पहले इससे पहले कुछ लेक्चर जो थे उसमें अपन ने पढ़ा था कार्सिनोजेंस। तो वो सारे कार्सिनोजेंस होते हैं जो किसी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ स्पेसिफिक बात करें तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है हेरिडिटी। अगर किसी फीमेल की फैमिली के अंदर पहले से कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फैमिली। दूसरा लिखा है अर्ली मिनार्की और लेट मीनोपोज। समय से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना अर्ली मिनार्की कहलाता है, और मीनोपोज का लेट बंद होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेट क्या हो जाना, बंद होना कहलाएगा लेट मीनोपोज। अर्ली मिनार्की और लेट मीनोपोज वाली दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर अपन देखें तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। और हमें पता है मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाने के लिए या ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। अर्ली मिनार्की हो या लेट मीनोपोज हो, इन दोनों ही कंडीशन में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर ज्यादा एस्ट्रोजन देखने को मिलेगा तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसका बढ़ा हुआ लेवल वो अबनॉर्मल मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन करवा सकता है ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू का। तो इन दोनों ही कंडीशन में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, ज्यादा, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। अगर कोई फीमेल एस्ट्रोजन पिल यूज कर रही है और जितनी ज्यादा एस्ट्रोजन पिल लेगी वो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ाएगी, और फीमेल में बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल क्या कर सकता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अगर कोई फीमेल इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में ले रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन ले रही है, तो वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं। एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कार्सिनोमा कोज कर सकता है। अनमेरिड वुमन में भी देखा गया रिसर्च के अंदर कि अनमेरिड वुमन में भी एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है, और नॉर्मल से ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो खतरनाक होता है और वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकता है। अगर हम बात करें यहां पर जो अपन ने रिस्क फैक्टर पढ़े हैं उनमें जो 4 रिस्क फैक्टर है 2, 3, 4 एंड 5, इन सब में कहीं ना कहीं हमें बढ़ा हुआ लेवल मिल रहा है किसका, एस्ट्रोजन का। यानी कि एस्ट्रोजन का अबनॉर्मल हाई लेवल होना किस चीज को कोज कर सकता है, तो वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर को कोज कर सकता है।
रिस्क फैक्टर में फर्स्ट हमने देखा है हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद में जो भी फैक्टर है उसमें अपन ने देखा है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। अर्ली मिनार्की या अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी आ रहा है इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, तो मेमरी ग्लैंड की ओवरग्रोथ हो सकती है। लेट मेनोपॉज इसका मतलब भी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, तब भी वो ब्रेस्ट ग्लैंड को ओवरग्रोथ करवा सकता है। एस्ट्रोजन पिल या एस्ट्रोजन के इंजेक्टेबल्स लेने के पर भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और वो भी क्या करवा सकता है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन करवा सकता है ब्रेस्ट ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू का। और अनमेरिड वुमन के अंदर भी बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल जो कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा कोज कर सकता है। उसके बाद में देखिएगा अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लिखा है साइन एंड सिम्टम। अगर किसी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखिएगा फर्स्ट अपन ने यहां पर रेड पेन से लिखा हुआ है लंप फिल्ड इन अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें, ये मान लीजिए एक फीमेल का ब्रेस्ट है या मेल का ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट के अंदर अपन ने उसका फ्रंट व्यू देखा था कि यहां पर बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या नाम दिया था, निपल। निपल के पास में अपन ने देखा था डार्क कलर होता है जिसको हम नाम देते हैं एरियोला। अब अगर अपन इस ब्रेस्ट को क्वाड्रेंट में बांटे तो हम क्वाड्रेंट में बांटने पर इस ब्रेस्ट के हम 4 टुकड़े कर सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम कहेंगे इनर, इसको हम कहेंगे आउटर। बाहर वाला आउटर, अंदर वाला मिड लाइन के पास वाला, ये बॉडी की मिड लाइन होगी, मिड लाइन के पास वाला इनर, बाहर वाला आउटर। अब आउटर में भी जो ऊपर है उसको अपन कहेंगे अपर एंड आउटर, अपर और आउटर। इसको हम कहेंगे इनर और अपर, इसको हम कहेंगे आउटर और इनर लोअर, और इसको हम कहेंगे इनर और लोअर। देखिएगा ये है अपर ऊपर की ओर और आउटर, आउटर अपर, ये आउटर लोअर, ये इनर अपर और ये इनर लोअर। यानी कि जो इनमें अगर अपन बात करें, ये 4 क्वाड्रेंट ब्रेस्ट के हैं, आउटर अपर, आउटर लोअर, इनर लोअर, इनर अपर। इनमें से अगर अपन बात करें तो मोस्टली जो होता है वो लंप अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट के अंदर। ये जो बाहरी बाहरी और ऊपर का क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अंदर ग्रोथ इसलिए ज्यादा होती है कि एक तो इसके अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है, जहां पर अगर अपन बात करें लोब्यूल की, और लोब्यूल के अंदर जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एक तो वो लोब्यूल इसमें ज्यादा होते हैं, जहां पर ज्यादा लोब्यूल होंगे उनके अंदर उनके अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा। और दूसरा अगर अपन बात करें तो यहाँ अपर एक्सट्रीमिटी होगी, तो अपर एक्सट्रीमिटी है तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं। और जब भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है तो वो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, और अगर लिम्फ नोड इधर बाहर की तरफ है तो जो ब्रेस्ट ट्यूमर होगा वो किस तरफ फैलेगा, इन एक्सिलरी लिम्फ नोड की तरफ फैलेगा। और एक्सिलरी लिम्फ नोड की तरफ फैलेगा तो ये अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट इधर एक्सिला की तरफ जाएगा, मूव करेगा। तो जब भी अगर अपन बात करें होने को ब्रेस्ट कैंसर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% यहीं पर होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो मोस्टली किस में होता है, तो अपन आंसर देंगे अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में होता है, बिकॉज इसकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड की तरफ होती है। यहां पर क्लियर है क्या, ये चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर अपन देखें कि कैंसर कहां पे डेवलप होता है ब्रेस्ट का, तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम यहां पे देखिएगा आप, ये ब्रेस्ट है, इसके 4 क्वाड्रेंट, यहां पर इसकी एक्सट्रीमिटी होगी, तो ये जो क्वाड्रेंट है अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, और इधर एक्सिला वाले जो लिम्फ नोड होंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो अगर अपन बात करें तो इस रीजन के अंदर ट्यूमर या कैंसर फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको अपन ने क्या लिखा है वहां पर कि कैंसर सबसे ज्यादा अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में पाया जाता है या होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, सेकंड लिखा है ए फिक्स्ड इर्रेगुलर पेनलेस मास। अगर हम ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरीके से ब्रेस्ट स्ट्रक्चर होती है, इसमें पीछे की ओर मसल्स होती है जिसके साथ ये ब्रेस्ट अटैच रहता है, उस मसल्स का नाम है पेक्टोरस मसल। और जब इस ब्रेस्ट के अंदर यहां पर ओवरग्रोथ होती है तो ओवरग्रोथ होने पर ये मसल्स को भी साथ में अटैच कर लेते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और मसल्स का इन्वॉल्व होने पर ये क्या होता है, ट्यूमर जो हो जाता है यहां पर फिक्स हो जाता है। उसको अगर अपन करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो वो नॉन मोटाइल होगा, फिक्स्ड, एक ही जगह फिक्स्ड रहेगा। दूसरा इर्रेगुलर,
इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, इस प्रकार से ग्रोथ करता है हमें पता है, क्योंकि आसपास के टिश्यू में इन्वेड करता है। और कैंसर जो होता है या जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है हमें पता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है, उसके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं होता है, इसलिए उसकी शेप जो कैसी होगी वो इरेगुलर, और ये जो ग्रोथ होगी वो पेनलेस ग्रोथ होगी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें, पहला अपन ने लिखा इसके अंदर मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना है लंप, यानी कि गठान, या अपन बात करें ट्यूमर, फिल्ड इन अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। सेकंड अपन ने लिखा है ए फिक्स्ड इरेगुलर पेनलेस मास। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे जैसे यहां पर ब्रेस्ट के अंदर ओवर ग्रोथ होगी, ओवर ग्रोथ होने पर क्या होगा, निप्पल एलिवेशन। अगर अपन बात करें तो यहां अपन ने ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और जैसे जैसे यहां पर ग्रोथ होगी और जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे क्या करेगा, यहां से ये ब्रेस्ट ऊपर की ओर क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी, और ब्रेस्ट की जैसे जैसे अपर स्ट्रेचिंग होगी तो ये निप्पल यहां से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने को अपन क्या लिखा है अपन ने, ब्रेस्ट के अंदर निप्पल एलिवेशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये ब्रेस्ट खींचेगा, और जैसे जैसे ब्रेस्ट खींचेगा तो निप्पल क्या होगा, एलिवेट, तो निप्पल एलिवेशन देखने को मिलेगा। आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमनली होता है, इसमें एक फिक्स्ड इरेगुलर और पेनलेस मास अपने को फील होगा। उसके बाद में अपन ने लिखा है ब्रेस्ट एसिमेट्री। अगर ब्रेस्ट एसिमेट्री की बात करें कि ये क्या कंडीशन है, तो ये मान लीजिए ब्रेस्ट है, और इस ब्रेस्ट को अपन ने 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है और इसका अगर एनलार्जमेंट होगा तो अपन देखेंगे कि ब्रेस्ट सिमेट्रिकल नहीं होगा। इन 3 में तो 3 यहाँ जो क्वाड्रेंट है वो तो नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन एक क्वाड्रेंट देखेंगे तो ये बड़ा मिलेगा, क्योंकि यहां पर किसकी ग्रोथ हो गई है, अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो गई है, यहां पर कैंसर डेवलप हो गया है, तो ब्रेस्ट का सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, एसिमेट्री मिलेगी देखने में, ब्रेस्ट एसिमेट्री। उसके साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी वो आसपास के टिश्यू को क्या करेगा, प्रेस करेगा, उस आसपास के टिश्यू के अंदर वो सेकेंडरी चेंजेस लाएगा, तो ब्लडी और क्लियर निप्पल डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। उस फीमेल के अंदर या जिस पर्सन के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है वहां पे अपन देखेंगे तो निप्पल से क्लियर या ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे, यह आपको याद रखना है। अपर और आउटर क्वाड्रेंट के अंदर जनरली लंप या ट्यूमर होता है, फिक्स इरेगुलर पेनलेस मास देखने को मिलेगा, निप्पल एलिवेशन देखने को मिलेगा ब्रेस्ट की स्ट्रेचिंग होने की वजह से, एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट मिलेगा, ब्लडी और क्लियर निप्पल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, स्किन डिम्पलिंग और अल्सर, जहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर आप देखेंगे ब्रेस्ट में डिम्पलिंग देखने को मिलेगा, खड्डा देखने को मिलेगा, और हो सकता है वहां पर स्किन रेडनेस, एरिथमा, और वहां पर कुछ अपने को अल्सर लाइक स्ट्रक्चर या अल्सर देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्किन एडिमा, जहां पर एनलार्जमेंट हो रहा है तो वहां पर क्या होता है, वहां का जो वीनस ड्रेनेज होता है वो वीनस ड्रेनेज डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से वहां पर एडिमा भी देखने को मिलेगा। एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी इसलिए होती है कि जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर की साइज बढ़ती जाती है, वो अपने जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उन एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी यहाँ पे क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। और एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने के बाद में हमें पता है कि अगर लेफ्ट साइड है हो तो लेफ्ट साइड से, और अगर राइट साइड के लिम्फ नोड हो तो राइट साइड से। ये क्या करते हैं, यहाँ से जो लिम्फ है उस लिम्फेटिक्स को यहाँ से ड्रेनेज करके लाती है लिम्फ वेसल्स, और यहाँ की लिम्फेटिक्स के द्वारा जो लिम्फ वेसल्स जो यहाँ से लिम्फ लेकर के आ रही है उस लिम्फ को यहाँ के एक्सिलरी लिम्फ नोड फिल्टर करके आगे पास आउट करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट एक्सिला में जो लिम्फ नोड है वो लेफ्ट अपर जो आर्म है या अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें से जो लिम्फ वेसल्स लिम्फ को लेके आ रही है उसको फिल्टर करके आगे पास आउट वीनस ड्रेनेज में डालने का काम कर रहा है। लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट का ट्यूमर हो गया और इधर के लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो क्या यहाँ की जो लिम्फ वेसल्स लिम्फ लेके आ रही है क्या वो यहाँ से ड्रेन आउट होकर के आगे पास आउट हो पाएगा? और अगर यहाँ के लिम्फ का ड्रेनेज रुक गया है तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं इस एक्सट्रीमिटी के अंदर लिम्फ का कलेक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे लिम्फ का कलेक्शन बढ़ेगा तो अपन देखेंगे कि जो अफेक्टेड आर्म है उस अफेक्टेड आर्म के अंदर लिम्फ कलेक्शन की वजह से लिम्फ एडिमा देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिम्फ एडिमा जो अफेक्टेड आर्म है, अगर लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर है तो लेफ्ट अपर आर्म में, और अगर राइट साइड का है तो राइट अपर आर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिमा, और एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग या एनलार्जमेंट आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट ट्यूमर होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये अपन ने साइन एंड सिम्टम की बात की है। याद रखने हैं आपको 1 by 1 की कौन कौन से साइन एंड सिम्टम है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, वेरी इजी है। मोस्टली अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट के अंदर लंप फील होता है या ओवरग्रोथ पता लगती है।
एक फिक्स इरेगुलर और पेनलेस मास देखने को मिलेगा, निप्पल एलिवेशन देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट एसिमेट्रिकल देखने को मिलेगा, ब्लडी और क्लियर निप्पल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन ने लिखा है स्किन डिम्पलिंग या अल्सर देखने को मिल सकता है, स्किन एडिमा देखने को मिल सकता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर एनलार्जमेंट या एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल सकती है, और इस एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी की वजह से अफेक्टेड आर्म में लिम्फ एडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज, और लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉकेज होने की वजह से लिम्फ कलेक्शन हो जाता है अफेक्टेड अपर एक्सट्रीमिटी में, और उसमें क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिमा देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें इसके डायग्नोसिस की, कि अगर किसी फीमेल या मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो देखिएगा, अपन ने सबसे पहले लिखा है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के अंदर पता लग जाएगा उसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या वो फीमेल बता रही है। साथ में फिजिकली एग्जामाइन करेंगे तो वहां पर अपने को लंप फील होगा ब्रेस्ट के अंदर। ये सारे अपन ने जो कंडीशन देखी है, डिम्पलिंग, ब्रेस्ट एसिमेट्री, ये सारा देखने को मिलेगा। जो अफेक्टेड आर्म है उसके अंदर एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी और अफेक्टेड आर्म के अंदर लिम्फ एडिमा देखने को मिलेगा। उसके साथ हम एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, सीटी और एमआरआई करवा सकते हैं। हम मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू का विजुअलाइजेशन के लिए मेमोग्राफी करवा सकते हैं। हम फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर किया जा सकता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हम बोलेंगे जो पेशेंट है उसको कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अपन बात करें एग्जाम के हिसाब से, आपको जो याद रखने वाली चीज है वो है ब्रेस्ट बायोप्सी। जो इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो है ब्रेस्ट बायोप्सी, और ब्रेस्ट टिश्यू की बायोप्सी या ब्रेस्ट के टिश्यू का टुकड़ा जब हम बाहर निकालेंगे कट करके, तब हमें पता लगेगा कि उसके अंदर क्या मैलिग्नेंट फीचर है या नहीं है। दोस्तों ये याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। अभी तक जो भी कंडीशन अपन ने पढ़ी है सब में उसका जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस था वो बायोप्सी था। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, ल्यूकीमिया। उसमें अपन ने बात की कि उसका जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें अपन ने लिखा था बोन मेरो बायोप्सी। देन हमने पढ़ा सेकंड लिम्फोमा, उसमें आपने पढ़ा था लिम्फ नोड बायोप्सी कंफर्मेटरी टेस्ट है। तीसरा आपने पढ़ा सर्वाइकल कैंसर, उसमें अपन ने पढ़ा सर्वाइकल बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और चौथा हम पढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, उसमें भी अगर अपन बात करें तो ब्रेस्ट बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये अपन ने बात की कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की हम मदद ले सकते हैं। पहला देखिए हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, यूएसजी, सीटी, एमआरआई, मेमोग्राफी, एफएनएसी, बीएसई और ब्रेस्ट बायोप्सी कंफर्मेटरी। याद रखना है आपको, ब्रेस्ट बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। अगर हम बात करें कि ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो कुछ पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, देखिएगा। आफ्टर बाथ, नहाने के बाद में स्किन थोड़ा वेट होती है, मॉइस्चर होती है, तो हमें हाथ को मूव करना ईजी रहता है, इसलिए आफ्टर बाथ हमें लेना चाहिए, ये करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एवरी मंथ ऑन ए फिक्स्ड डे, हर महीने हमें एक फिक्स डे पे पता करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि पिछले महीने की, मान लीजिए कोई एक डेट को, जैसे मान लीजिए लास्ट मंथ की 10th को अपन ने किया है और इस महीने की वापस 10th को हम कर रहे हैं, तो एक महीने में हमें एवरेज पता लगता है कि क्या इसमें कोई ओवर ग्रोथ हुई है। तो हर महीने एक फिक्स डे पे करें इन सर्कुलर फैशन। ये मान लीजिए ब्रेस्ट है, इसका हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, तो इसको सर्कुलर फैशन में, ऐसा नहीं कि एक बार यहां से दबा दिया, एक बार यहां से दबा दिया, एक बार यहां से दबा दिया, एक बार यहां से दबा दिया। इसको अपने को इस प्रकार से एक सर्कुलर फैशन के अंदर करना है, ताकि हमें पता लग सके कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रही है। उसके बाद में अपन ने यहां पे लिखा है, देखिए आप 7th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर हम बात करें तो 6th डे से 14 डेज पर एस्ट्रोजन का लेवल तो जो क्या होता है वो हाइयर होता है, उससे पहले कम होता है, उसके बाद कम होता है। और हमें पता है मेमरी ग्लैंड की जो एनलार्जमेंट या उसके अंदर टाइटनेस या उसकी जो ग्रोथ होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल से ही। तो अगर अपन इस 6th डे टू 14th डे की, पहले ये फिक्स था 7th डे पर, अभी इतना कोई जरूरी नहीं है, हम 6 दिन से लेकर के 14 डेज के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो हम 7th डे पे करेंगे। उस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा हाइयर होता है, तो उस दौरान हमें अच्छे से पता लगेगा कि क्या उसके अंदर कहीं पर भी कोई लंप फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर अपन बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर अपन बात करें तो 7th डे करना चाहिए, इन सर्कुलर फैशन में करना चाहिए, एवरी मंथ ऑन ए फिक्स डे और आफ्टर बाथ। अब अगर अपन बात करें कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के क्या स्टेप है, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जिस वॉशरूम में आप ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो
उसमें एक शीशा लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सारे कपड़े रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद में अपने दोनों हैंड को अपने हिप के ऊपर रखें, और हिप के ऊपर रखने के बाद में आप आगे मिरर में देखें और उसमें देखें कि क्या आपको इन दोनों ब्रेस्ट में कोई डिफरेंस फील हो रहा है, क्या दोनों की साइज में कोई डिफरेंस है। उसके बाद में देखें कि क्या निप्पल के अंदर किसी प्रकार का एलिवेशन है, क्या निप्पल में कोई ओवरग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखें कि क्या निप्पल से किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखें कि स्किन के अंदर कोई कलर चेंजेज, कोई अल्सर, कोई इडीमा, कुछ इस प्रकार के कुछ चेंजेज हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले सबसे पहले ये अपन देखें मिरर के अंदर, उससे पता लग जाएगा कि क्या दोनों ब्रेस्ट की साइज सेम है, शेप एक जैसी है, कोई कलर चेंज है, कोई अल्सर है, कोई रेडनेस है, कोई इडीमा है, कोई एसिमेट्रिकल ग्रोथ है। उसके बाद में जैसे आपको पता लग जाए कि इस प्रकार का कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि अगर मुझे लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो मैं राइट हैंड से करूंगा। ऐसे नहीं इसी ब्रेस्ट को इसी हाथ से दबाएं। अगर मुझे लेफ्ट ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो राइट हैंड का यूज करूंगा, और अगर मुझे राइट ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो मैं लेफ्ट हैंड का यूज करूंगा। अब अगर अपन बात करें कैसे करते हैं, तो इसके अंदर मान लीजिए मुझे राइट साइड के ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, तो राइट हैंड को मुझे इस प्रकार से सर के पीछे रखना है। इस प्रकार से सर के पीछे रखने के बाद में, और अगर पॉसिबल हो तो नहाने के बाद में आप ये जो मिडल थ्री फिंगर है, छोटी इंडेक्स फिंगर को और थंब को हटा लीजिए। ये जो 3 फिंगर है इनके ऊपर अगर पॉसिबल हो तो शैम्पू या कुछ साबुन वगैरह या सॉप वगैरह अप्लाई कर ले, जिससे ये अच्छे से इसके ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी। और उसके बाद में इसको यहां से आप दबाएं और 3 टाइप के प्रेशर रखें, लाइट प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हैवी प्रेशर। उसके बाद में इसको सर्कुलर फैशन के अंदर मूव करते हुए आप आउटर टू इनर की तरफ जाएं और इसको आप रिपीट करें, और करीब दोनों ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर 15 मिनट का टाइम लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया, ये देख लिया, दोनों हाथ कहीं हैं, पैर कहीं हैं, आपने देख लिया, हाँ कुछ नहीं है, नहीं, प्रॉपर तरीके से करें और 15 मिनट्स का टाइम देकर के सर्कुलर फैशन में देखें और उसमें 3 बार प्रेशर अप्लाई करें, लाइट, मीडियम और हैवी प्रेशर, और इन 3 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए सर्कुलर फैशन में देखें। और अब उसमें अगर आपको कहीं पर भी ओवरग्रोथ फील हो रही है तो उस चीज को आप नोटिस करें और देन रिपोर्ट टू फिजिशियन। इसको अपन कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर अपन राइट ब्रेस्ट का करेंगे तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल और ये 3 फिंगर, और अगर हम लेफ्ट ब्रेस्ट का करेंगे तो राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और ये 3 फिंगर से सर्कुलर फैशन में करेंगे। आफ्टर बात करेंगे ताकि आप अच्छे से मूव कर सको हैंड को। एवरी मंथ ऑन ए फिक्स डे इन सर्कुलर फैशन, और कोशिश करें 7th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में करें ताकि अच्छे से हम इसका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकें। क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करें इसके मैनेजमेंट में, देखिएगा अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो अपन ने सबसे पहले लिखा है, देखो इसमें कीमोथेरेपी, और अभी अपन ने बात किया है कि ये जो मोस्ट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है ये ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, इस एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल के अधिक होने की वजह से हो रहा है। तो जिस प्रकार से अपन प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट कैंसर में डीएचटी हार्मोन की वजह से होता है तो उसको रोकते हैं, तो अब यहां पे देखिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, तो हम क्यों ना कोशिश करें इस एस्ट्रोजन के लेवल को कम करें। तो इसमें हम एंटी हार्मोनल ड्रग्स देते हैं, और इसमें अपन बात करें तो अपन एंटी एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स देते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए कीमोथेरेपी के अंदर टेमोक्सिफेन सिट्रेट, ये टेमोक्सिफेन सिट्रेट जो है ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। और ये जो ड्रग ऑफ चॉइस में हम टेमोक्सिफेन सिट्रेट देते हैं, ये जाकर के इस एंटागोनिस्ट है और इस एस्ट्रोजन के लेवल को क्या करेगी, कम करेगी। तो अपन एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने के लिए कीमोथेरेपी में अगर अपन बात करें ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट है, जो कि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, और वो जाकर के एस्ट्रोजन का लेवल क्या करती है, कम करती है। सीरम एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए कौन सी ड्रग्स, टेमोक्सिफेन सिट्रेट, याद रह जाएगी, दोनों तरफ टेमोक्सी, टी वर्ड आ रहा है। जब अपन ने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया पढ़ा तो उसमें अपन ने ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी थी टेमसुलोसिन, टाइम से ले लो टेमसुलोसिन।
और जब अपन ब्रेस्ट कैंसर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अपन टी से वर्ड याद रखना है। ब्रेस्ट कैंसर में टाइम से ले लो टेमोक्सिफेन सिट्रेट, टाइम से ले लो टेमोक्सिफेन सिट्रेट, टाइम से ले लो टेमोक्सिफेन सिट्रेट। अरे बोलिए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो आंसर देंगे टेमोक्सिफेन सिट्रेट। दूसरा, इसके अंदर अपन रेडिएशन थेरेपी देते हैं, इसके अंदर जो देते हैं वो देते हैं टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी मीन्स बाहर से एक्सटर्नली, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या ईबीआरटी देते हैं। अपन ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर से क्या गिराते हैं, रेडिएशन गिरा करके वहां पर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर कीमोथेरेपी में है टेमोक्सिफेन सिट्रेट, और दूसरा रेडिएशन थेरेपी में हम टेलीथेरेपी या एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी देकर के कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में तीसरा इसमें है सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करना या क्योर करना। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें कि कौन कौन सी सर्जरी इसमें करते हैं तो देखिएगा, पहला अगर अपन बात करें इसके अंदर तो लिखा हुआ है लंपेक्टोमी, फर्स्ट लिखा हुआ है लंपेक्टोमी। उसके बाद में होता है मैस्टेक्टोमी, इनको अभी आप रहने दीजिएगा। फर्स्ट अपन ने लिखा है लंपेक्टोमी, सेकंड लिखा है मैस्टेक्टोमी। फिर मैस्टेक्टोमी अलग अलग प्रकार की होती है, एक होती है पार्शियल मैस्टेक्टोमी, एक होती है टोटल मैस्टेक्टोमी, और एक होती है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। यानी कि 4 टाइप की सर्जरी हम इसमें कर सकते हैं। देखिएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी का मतलब होता है लंप को रिमूवल करना, रिमूवल ऑफ लंप, जो ट्यूमर है या जो लंप है उसको रिमूव करना। और लंपेक्टोमी के प्रोसीजर के अंदर मान लीजिए ये यहां पर देखिए लीजन या यहां पर ये ट्यूमर है, सिर्फ इस लीजन या ट्यूमर को कट डाउन करके बाहर निकालना कहलाता है लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ लंप। उसके बाद में है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का रिमूवल करना या मेमरी ग्लैंड का रिमूवल करना कहलाता है मैस्टेक्टोमी। अब ये मैस्टेक्टोमी अलग अलग टाइप की है। पहला लिखा है पार्शियल मैस्टेक्टोमी। पार्शियल मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव ना करके ब्रेस्ट का जो टिश्यू उस ट्यूमर की वजह से अफेक्टेड है उस अफेक्टेड टिश्यू को बाहर निकालना और ट्यूमर को बाहर निकालना, वो कहलाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, पार्शियल मैस्टेक्टोमी। पार्शियल मैस्टेक्टोमी का मतलब ब्रेस्ट का जो अफेक्टेड पार्ट है उसको ट्यूमर सहित बाहर निकाल देना। उसके बाद में लिखा है टोटल मैस्टेक्टोमी। टोटल मैस्टेक्टोमी के अंदर ट्यूमर तो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन साथ ही साथ कंप्लीट ब्रेस्ट को ही हम क्या कर देंगे, कट डाउन करके बाहर निकाल देंगे। ट्यूमर प्लस कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल क्या कहलाएगा, टोटल मैस्टेक्टोमी। और उसके बाद में लिखा है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में ट्यूमर बाहर निकल जाएगा, ब्रेस्ट बाहर निकल जाएगा, और साथ में ही ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, अफेक्टेड एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि इसमें ट्यूमर, ब्रेस्ट और अफेक्टेड एरिया जो है आसपास का, उसको भी कट डाउन करके बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, तो हम आंसर देंगे मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखिएगा आप एक बार फिर से, सबसे पहले हमने बात की है लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी के अंदर अपन ट्यूमर या लंप को कट करके बाहर निकाल देते हैं। पार्शियल मैस्टेक्टोमी के अंदर अपन अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, पूरे ब्रेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे। टोटल मैस्टेक्टोमी में ट्यूमर और सारे के सारे ब्रेस्ट को कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। और रेडिकल मैस्टेक्टोमी के अंदर ब्रेस्ट, ट्यूमर और आसपास का जो अफेक्टेड एरिया या जो लिम्फ नोड है उनको भी कट डाउन करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो सर्जरी की जाती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए सर्जरी की जाती है। उसके बाद में कुछ पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर पेशेंट का पोजीशन का क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है, 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आफ्टर मैस्टेक्टोमी या आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। तो पहला देखिए इसमें लिखा है सेमी फॉलर्स, स्लाइटली उसकी हेड एंड को एलिवेट करेंगे। सेमी फॉलर्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्लाइटली हम क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे हेड एंड को। उसके बाद में लिखा है एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड आर्म। जैसे मान लीजिए यहां पर राइट साइड से ट्यूमर को या ब्रेस्ट को कट करके बाहर निकला है,
तो ऑब्वियसली राइट आर्म ही अफेक्टेड हुई होगी। इस आर्म के अंदर ही लिम्फ एडिमा था, इधर के ही एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए थे। तो सेमीफोलर पोजीशन देने के साथ साथ जो ये अफेक्टेड आर्म है उसको अपन हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे, और हार्ट लेवल से ऊपर रखने के पीछे लॉजिक ये है कि इसको ऊपर रखेंगे तो जो इसमें एडिमा था वो एडिमा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से लिम्फ क्या हो जाएगा, अब ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस लिम्फ के ड्रेनेज को इजी करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए, उसको अपन कम करने के लिए, एडिमा को कम करने के लिए, और अच्छे से लिम्फ यहां से क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, इसके लिए हम अफेक्टेड आर्म को थोड़ा एलिवेट करके रखेंगे। दूसरा अपन ने यहां पर लिखा है सेमीफोलर्स पोजीशन देंगे, और उसके बाद में लिखा है इन अनअफेक्टेड साइड। अगर मान लीजिए राइट साइड की मैस्टेक्टोमी हुई है तो सेमीफोलर्स पोजीशन विथ राइट हैंड एलिवेशन, और अनअफेक्टेड साइड में अगर राइट साइड की मैस्टेक्टोमी हुई है तो मैं जब सोऊंगा तो मैं लेफ्ट साइड पे ज्यादा प्रेशर दूंगा, लेफ्ट साइड की तरफ सोऊंगा। और अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड की तरफ सर्जरी हुई है तो सेमीफोलर्स पोजीशन विथ अपन लेफ्ट आर्म को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, और राइट साइड की तरफ थोड़ा सा टर्न करके सोएंगे ताकि इसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम बात करें आफ्टर मैस्टेक्टोमी कौन सी पोजीशन देंगे, तो सेमीफोलर्स पोजीशन विद एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड आर्म इन अनअफेक्टेड साइड या नॉन ऑपरेटेड साइड। नॉन ऑपरेटेड साइड के अंदर एलिवेशन ऑफ आर्म करके सेमीफोलर्स पोजीशन के अंदर अपन पेशेंट को रखेंगे, ताकि एक तो उस प्रेशर नहीं पड़ेगा ऑपरेटेड साइड में, और दूसरा एलिवेशन ऑफ हैंड से क्या होगा, जो लिम्फ है वो ड्रेनेज हो जाएगा और एडिमा क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में अपन बात करें और कौन से पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे हम, जैक्सन प्रेट ड्रेन। जब यहां पर ब्रेस्ट कार्सिनोमा की सर्जरी या मैस्टेक्टोमी की जाती है तो यहां पर जो क्या होगा, इंजरी होगी, टिश्यू इंजरी होने के बाद में यहां से क्या होगा, ड्रेनेज होगा, यहां से क्या होगा, वुंड ड्रेनेज होगा, और उस वुंड ड्रेनेज को बाहर रिमूव करने के लिए अपन एक ड्रेन काम में लेते हैं। उस ड्रेन का नाम है जैक्सन प्रेट ड्रेन। ये जो ड्रेन है इसको अपन क्या नाम देंगे, जैक्सन प्रेट ड्रेन देंगे। इस जैक्सन प्रेट ड्रेन का एक तो आउटपुट हमें एग्जैक्टली पर डे मेजर करना है, एवरी डे इसका आउटपुट हमें पता होना चाहिए कि कितना आउटपुट इसके अंदर वुंड ड्रेनेज पर डे आ रहा है, क्योंकि जब ये वुंड ड्रेनेज बिल्कुल कम हो जाएगा उस दौरान इस जैक्सन प्रेट ड्रेन को भी क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो एक तो इसका डेली आउटपुट मॉनिटर करें, और साथ ही साथ इसका कलर भी देखें, कलर को भी देखना है। और अगर लगातार इसके अंदर रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो एक तो इसका कलर मॉनिटर करना है कि जो ड्रेनेज आ रहा है वो किस कलर का आ रहा है, और दूसरा इसका आउटपुट मॉनिटर करना है कि पर डे कितना आउटपुट है इस ड्रेन के अंदर। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन ने लिखा है जो इंसिजन साइट है, उस इंसिजन साइट को इन्फेक्शन के लिए, रेडनेस के लिए और स्वेलिंग के लिए हमें मॉनिटर करना है। जहां पर इंसिजन लगा है, जहां ऑपरेटेड साइट है, इस साइट को हमें देखना है कि यहां पर कोई इन्फेक्शन, यहां पर कोई एडिमा, यहां पर कोई रेडनेस, यहां पर कोई फ्यूचर लाइन पे कुछ अबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो अपन यहां पर इंसिजन साइट है, इस इंसिजन साइट को हमें डेली क्या करना है, मॉनिटर करना है, देखना है, इंस्पेक्शन करना है इसका कि वहां पर इन्फेक्शन, रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं है। दूसरा यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, डू नॉट एडमिनिस्टर इंजेक्शन, टेक ब्लड सैंपल और मेजर बीपी फ्रॉम अफेक्टेड या ऑपरेटेड आर्म। जो ऑपरेट की हुई आर्म है इसके अंदर से हमें बीपी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक पहले से ही वो लिम्फ ड्रेनेज रुका हुआ था, इस वजह से यहां पर लिम्फ एडिमा है। दूसरा, इसमें हमें ना तो कोई आईवी ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी है, ना यहां से ब्लड विड्रो या कोई सैंपल लेना है, और ना ही यहां पर अपने को कोई आईवी लाइन एक्सेस रेडी करना है, क्योंकि इस आर्म के अंदर ऑलरेडी पहले से ही क्या है, लिम्फ एडिमा है। साथ में इधर के जो एक्सिलरी लिम्फ नोड थे वो इन्वॉल्व हुए हैं, यहां से ऑपरेट करके उनको बाहर निकाला गया है। तो जो अफेक्टेड आर्म है वहां पे ना तो कोई इंजेक्टेबल देना है, वहां पर ना कोई आईवी लाइन डालनी है, ना ही वहां से कोई ब्लड सैंपल लेनी है, और ना ही उस अफेक्टेड आर्म से हमें बीपी मॉनिटर करना है। ये चीजें हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ध्यान देंगे। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर। देखिएगा एक बार हम इसको वापस से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने आज डिस्कस किया है। आज की क्लास में अपन ने शुरू किया था ब्रेस्ट कैंसर से या ब्रेस्ट कार्सिनोमा से, इसको अपन ने डिस्कस करना शुरू किया। और ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि याद रखना है कि विश्व की महिलाओं में होने वाला ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। सेकंड अपन ने बात की थी कि अगर कैंसर की वजह से महिलाओं की डेथ हो रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की जो डेथ रेट है वो हाईएस्ट डेथ रेट है फीमेल में
इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें मैलिग्नेंट ग्रोथ होना क्या कहलाता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर ही कार्सिनोमा कहलाता है। तो चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर कहें, चाहे हम कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कहें, चाहे हम कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहें, और यहां हम कहें ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एक ही चीज है। फिर हमने इसके टाइप्स की बात की और हमने कहा था कि अगर ये इन्वेड ना हो, सिर्फ यहां पर ग्रोथ हो, और जब तक ये इन्वेड नहीं होगा, आसपास में नहीं फैलेगा, मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा, तब तक वो बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर रहेगी, और यहां पर हम इस कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो, उसमें हिस्टोलॉजिकली कैंसर वाले फीचर नहीं हो, सिर्फ सेल्यूलर चेंज हुए हो, तो वो कंडीशन कहलाती है कार्सिनोमा इन सिटू। और नॉन इन्वेजिव में कार्सिनोमा इन सिटू एक तो हो सकता है लोब्यूल्स का, तो उसको हम कहते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, और एक हो सकता है डक्ट का, उसको हमने नाम दिया था डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ट्यूमर की साइज बढ़ जाए, इन्वेजन शो हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाए, यानी कि मेटास्टेसिस आ जाए, तो वो कार्सिनोमा इन सिटू कैंसर में चेंज हो जाता है, कार्सिनोमा में चेंज हो जाता है। अब अगर कार्सिनोमा हो रहा हो लोब्यूल का तो कहलाएगा लोब्यूलर कार्सिनोमा, और अगर कार्सिनोमा हो डक्ट का तो कहलाएगा डक्टल कार्सिनोमा। और इसमें याद रखने वाली चीज थी, मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है डक्टल कार्सिनोमा। अरे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो आंसर देंगे डक्टल कार्सिनोमा। उसके बाद में देखिएगा अपन ने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था, ये टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद में रिस्क फैक्टर, हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री, जितने भी कार्सिनोजेंस हमने पढ़े हैं वो सब कैंसर के लिए उत्तरदायी है। और अपन ने बात की यहाँ पे अर्ली मिनार्ची, लेट मेनोपॉज, यूज ऑफ एस्ट्रोजन पिल, यूज ऑफ एस्ट्रोजन इंजेक्टेबल्स और अनमेरिड वुमन। इन सब के अंदर अगर अपन बात करें तो सब में एक ही चीज है, वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का नॉर्मल से अधिक लेवल होना क्या कोज कर सकता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा कोज कर सकता है या ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकता है। अगर अपन बात करें रिस्क फैक्टर के बाद में अपन ने बात की साइन एंड सिम्टम की, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो क्या साइन सिम्टम मिलेंगे, तो हमें पता है सबसे ज्यादा जो लंप या कैंसर होता है वो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में होता है, और यहां से वो एक्सिलरी लिम्फ नोड की तरफ फैलता है। तो अपन ने लिखा है लंप फेल्ट इन अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, और अगर ट्यूमर हो गया तो फिक्स, यानी कि वो मसल्स के साथ जुड़ जाएगा, उस मसल को इन्वॉल्व कर लेगा, इसलिए फिक्स हो जाएगा। इरेगुलर, बिकॉज कैप्सूल में तो है नहीं, नॉन कैप्सुलेटेड है, तो इरेगुलर शेप में होगा, पेनलेस मास होगा। इसकी वजह से निपल इलिवेशन होगा क्योंकि स्ट्रेचिंग होगी ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट एसिमेट्रिकल दिखेगा क्योंकि एक क्वाड्रेंट में ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ब्लडी और क्लियर निपल डिस्चार्ज होगा क्योंकि जब ग्रोथ हो रही है तो आसपास के मेमोरी ग्लैंड या जो टिश्यू है वो प्रेस हो रहे हैं, वो दब रहे हैं, तो निपल के अंदर से क्या आएगा, ब्लडी या क्लियर निपल डिस्चार्ज आ सकता है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि और क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, तो हमने लिखा स्किन डिम्पलिंग हो सकती है, अल्सर हो सकता है, वहां पर इडिमा हो सकता है, और एक्सिलरी लिम्फ इडिमा हो सकता है, लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि इन लिम्फ नोड, एक्सिला के लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो सकता है। और यहाँ के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्लॉकेज हो जाएगा, और लिम्फ यहाँ से ड्रेन नहीं होगा तो इस एक्सट्रीमिटी या जो अफेक्टेड आर्म है उसके अंदर लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा, और लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा तो इडिमा हो जाएगा। और यहाँ पर जो इडिमा होगा उसको प्रेस करने पर दबेगा नहीं क्योंकि परमानेंटली वहां पर फ्लूइड कलेक्शन हो गया, और ये जो इडिमा होता है ये नॉन पिटिंग इडिमा होता है। कौन सा इडिमा होगा, नॉन पिटिंग इडिमा होगा। किस आर्म में होगा, अफेक्टेड आर्म में। अगर राइट ब्रेस्ट का कैंसर है तो राइट आर्म में, और अगर लेफ्ट ब्रेस्ट का कैंसर है तो लेफ्ट अपर आर्म में। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि इसका डायग्नोस कैसे करेंगे हम, तो डायग्नोस्टिक टूल अपन ने बात की थी। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरे है, यूएसजी है, सीटी और एमआरआई है, मेमोग्राफी या ब्रेस्ट टिश्यू का विजुअलाइजेशन है, एफएनएसी कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ब्रेस्ट बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी है। तो याद रखना आपको ब्रेस्ट बायोप्सी कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा और कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के लिए। फिर हमने बात की थी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो नहाने के बाद में, यानी कि आफ्टर बाथ। दूसरा, एवरी मंथ ऑन ए फिक्स डे, हर महीने एक फिक्स डे पे करना है। सर्कुलर फैशन में करना है, एक जगह एक बार यहां से दबा दिया, दूसरी बार यहां से दबा दिया, तीसरी बार यहां से दबा दिया, फिर इधर से दबा दिया, ऐसे नहीं करना है। 7th डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वैसे हम जनरली 6 डे टू 14 डेज में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें तो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में 7th डे पर।
उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट अपन ने लिखा इसके मैनेजमेंट के अंदर, तो अपन एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे, टेमोक्सिफेन सिट्रेट कीमो के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्सटर्नल रेडिएशन गिराएंगे बाहर से, यानी कि टेलीथेरेपी, और सर्जरी करेंगे। सर्जरी के अंदर अपन ने लिखा है कौन कौन सी सर्जरी करेंगे। अगर लंप को बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ ट्यूमर को बाहर निकाल रहे हैं तो लंपेक्टोमी, ट्यूमर के साथ साथ अफेक्टेड टिश्यू जो ब्रेस्ट का है उसको बाहर निकाल रहे हैं तो पार्शियल मेस्टेक्टोमी, पूरे ब्रेस्ट को ही बाहर निकाल रहे हैं तो टोटल मेस्टेक्टोमी, और ब्रेस्ट के साथ साथ आसपास के लिम्फ नोड या अफेक्टेड टिश्यू को बाहर निकाल रहे हैं तो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। उसके बाद में अपन ने पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन, कि सेमीफॉलर्स पोजीशन देंगे, अफेक्टेड आर्म को इलिवेट करेंगे और अनऑपरेटेड साइड में अपन लिटाएंगे। सेमीफॉलर्स पोजीशन विद इलिवेशन ऑफ अफेक्टेड आर्म इन अनऑपरेटेड या नॉन ऑपरेटेड साइड। उसके बाद में अपन ने लिखा था नेक्स्ट, अगर अपन बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर, तो जैक्सन प्रेट ड्रेन इसमें काम में ली जाती है। उसमें कितना आउटपुट आ रहा है उसको मॉनिटर करना है, और आउटपुट किस कलर का आ रहा है इस चीज को भी देखना है। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट बात की थी, देखिएगा कि जो इंसिजन साइट है उसको इन्फेक्शन, रेडनेस और स्वेलिंग के लिए मॉनिटर करना है, और अगर कोई अबनॉर्मलिटी मिल रही है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को बताना है। और उसके बाद में लास्ट में अपन ने लिखा है कि जो अफेक्टेड आर्म है उसमें ना तो कोई आईवी इंजेक्टेबल्स देने हैं, ना पर कोई वहां पर कोई कैनुलेट करना है, आईवी लाइन प्रिपेयर करनी है, ना उससे कोई ब्लड सैंपल लेनी है, और ना ही वहां से करना है बीपी मेजरमेंट। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में जितना भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अथाह कोर्स है इस ऑन्कोलॉजी के अंदर, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बात करें तो अभी तक जितना भी अपन ने डिस्कस किया इस ऑन्कोलॉजी के अंदर, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए काफी है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं जितना भी अपन ने इस ऑन्कोलॉजी के अंदर या इस कैंसर विज्ञान की दुनिया में जितना आपने समावेश किया है टॉपिक्स का, जितना आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा, मेरे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हैं तो एक बार जब भी कहीं पर आपको देखने को मिले लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुझे इस 12 लेक्चर की जर्नी में झेलने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय।